नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में। और आपका स्वागत है बहुत गर्मजोशी के साथ इस साप्ताहिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के, जिसका हम संपादन करते हैं विशेषकर आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए। पिछले कुछ समय से सबका ध्यान आकर्षित रहा है, बटा रहा है, केंद्रित रहा है यूरोपीय रण क्षेत्र में, जो पहला 40-50 वर्ष बाद एक ऐसा संघर्ष चल रहा है। बल्कि एक तरह से देखें तो ये संघर्ष 70-75 साल बाद यूरोप में ऐसा आ रहा है, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, जब पहली बार एक संग्राम जिसमें जाने जा रही हैं यूरोपियों की, देखने को मिल रहा है। और ये घटनाक्रम छोटा मोटा भिड़ंत मुठभेड़ इस तरह की चीज़ें होती रही थी, कभी आतंकवादी हमले आदि, मगर इतने बड़े पैमाने पर जब एक यूरोपीय शक्ति दूसरी यूरोपीय शक्ति पर आक्रमण कर रही हो, उसके साथ जूझ रही हो, पहली बार देखने को मिल रहा है। और इसने जो दबाव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर डाला है, उसको लेकर कुछ बुनियादी सवाल खड़े हो गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सम्मत जो ढांचा, जो नियमानुसार आचरण का की परंपरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में थी, क्या वो हमेशा के लिए ध्वस्त हो रही है? क्या जो आने वाले वर्ष होंगे वो न केवल उथल पुथल के होंगे, बल्कि अराजकता के होंगे, दिग्भ्रम के होंगे, अव्यवस्था के होंगे? और इसका क्या परिणाम विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, मौसम बदलाव की राजनीति पर पड़ सकता है, और सबसे अधिक उन सैनिक गठबंधनों पर पड़ सकता है जिनका आयोजन किया गया था शीत युद्ध के दौरान, और जो बचे रहे थे सोवियत संघ के विघटन और सोवियत साम्राज्य के विखंडन के बाद भी। सबसे पहला सवाल जो उभरता है वह यह है कि क्या अमेरिका ने जो अफ़गानिस्तान से पीछे मुड़ने का, रण छोड़ने का निर्णय किया था, क्या उसके बाद उसकी जो छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रकट हुई थी कि वह एक पतनशील महाशक्ति है, वो मुकाबला नहीं कर सकता पुतिन के रूस का, क्या वो पुष्ट नहीं हो रही है यूक्रेन के घटनाक्रम से? जब ये पता चल रहा है कि नाटो उस तरह की सुरक्षा प्रदान करने में, सुरक्षा कवच प्रदान करने में असमर्थ है जैसा उसके बारे में सोचा जा सकता था, यदि वो सिर्फ युद्धाभ्यास करता रहेगा, अपने सैनिकों का जमघट सीमा पर करता रहेगा, मगर टकराव की मुद्रा से बचता रहेगा रूसी सैनिकों के साथ, तब क्या अमेरिका के संधि मित्र उस पर भरोसा कर सकते हैं? लगभग यही स्थिति यूरोपीय समुदाय की है कि यूरोपीय समुदाय में अपनी ऊर्जा सुरक्षा के कारण, रूस पर निर्भर होने के कारण जर्मनी हिचकिचाता रहा है, और फ्रांस को ये मौका मिला है कि वो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर एक नई शक्ति के रूप में, जो पुरानी महाशक्ति है मगर उसका पुनर्जागरण हो रहा है और वो सामने प्रकट हो रही है नए अवतार में। ये वर्ष है जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन पुनर्निर्वाचन का रण भी लड़ रहे हैं अपने क्षेत्र में, और वो कई मामलों में उल्लेखनीय है। आज से 5 वर्ष पहले जब मैक्रोन ने सत्ता ग्रहण की थी, तो वो अपने देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्राध्यक्ष बने थे, नेपोलियन बोनापार्ट के बाद, सदियों बाद। और आज जब वो पुनर्निर्वाचन में जूझ रहे हैं, तो उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि क्या वो पहले ऐसे फ्रांसीसी राष्ट्रपति होंगे कई दशकों में, मित्तरां और शिराक के बाद, जो 2 लगातार कार्यकाल पूरे कर सकेंगे या जिनका निर्वाचन हो सकेगा। उनके सामने घर पर क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का फ़ायदा उठाया है, और जर्मनी की हिचकिचाहट का एंजेला मर्केल के मंच से विदा होने के बाद फ्रांस को मौका मिला है यूरोपीय समुदाय की एक मुखिया के तरह आचरण करने का, उसे नेतृत्व प्रदान करने का। और यूरोपीय काउंसिल के भी अध्यक्ष इस बार फ्रांस हैं, मैक्रों हैं। और फ्रांस की एक छवि है, बड़ी पुरानी छवि है कि वह भी एक वीटो संपन्न महाशक्ति है, स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का, जिसकी अनदेखी इस कारण होती रही है कि लोगों का ध्यान अटका रहता है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के प्रति। वो ये भूल जाते हैं कि जो ब्रिटेन स्थायी सदस्य है, उसकी अपनी कोई स्वाधीन विदेश नीति या आचरण नहीं है, खासकर बोरिस जॉनसन के आने के बाद। और हाल के घटनाक्रम में फ्रांस के उदय का, नवोदय का क्या प्रभाव पड़ सकता है भारत की विदेश नीति पर और हमारे राष्ट्रीय हितों पर, ये देखने लायक होगा। इसके साथ ही एक और चीज़ इस घटनाक्रम के साथ जुड़ी हुई है कि राष्ट्रपति बाइडेन के अपने आंगन में, जो दक्षिण अमेरिका वाला अंचल कहलाता है पड़ोस का, जहाँ कभी मन्ट्रो डॉक्ट्रिन व्याख्यायित की गई थी कि कोई भी विदेशी उपस्थिति यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वहाँ अनेक ऐसे चुनाव हुए हैं। चिली में चुनाव हुआ है जिसमें गैब्रियल बोरिक ने सत्ता ग्रहण की है, जो वामपंथी है मगर एक नए तरह के वामपंथी हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। पेरू में कास्टियो ने सत्ता ग्रहण की है, जो एक पहली बार एक आम आदमी
का वंचित परिवार का पिछड़े पेरू के जिले से आकर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने श्रेष्ठ वर्ग से ताकत एक तरह से अपने हाथ में ली है। वो कितना सफल होंगे संविधान को बदलने में, अपने वादों को पूरा करने में, ये देखने लायक होगा। बोल्सोनारो यथावत ऐसा आचरण कर रहे हैं जैसे उन पर कोई अंकुश नहीं है। वो मानकर चलते हैं कि वो उनका कितना भी विरोध है, जब तक सेना उनका साथ दे रही है वो मनमौजी मनमाना आचरण कर सकते हैं। उन्होंने अमेरिका का विरोध सार्वजनिक रूप से करने का फैसला कई बार किया है। और इस सारे घटनाक्रम से मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर जो थे, जो अधिकतर शरणार्थियों के सवाल को लेकर, तस्करी के सवाल को लेकर अमेरिका के दबाव में रहते थे, उनको भी ये मौका मिला है कि वो भी कुछ स्वाधीन तेवर अपना सकें। तो किस हद तक अमेरिका अपने हितों की रक्षा कर पाएगा या अपना आधिपत्य बनाए रख सकेगा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, ये भी देखने लायक होगा। और इस घटनाक्रम का क्या प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर पड़ेगा। हमारी दूरी बहुत है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से, मगर ऐसा नहीं है कि जिसे दक्षिणी दुनिया कहते थे, जिसे तीसरी दुनिया कहते थे, जिसे विकासशील दुनिया कहते थे, उस अफ्रो एशियाई लैटिन अमेरिकी बिरादरी में ब्रिक्स जैसे समुदाय हैं जिनमें भारत की हिस्सेदारी रही है, इब्सा पहले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भारत के हित यहाँ नहीं जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं, इस पर भी हम दृष्टिपात करेंगे। एक और समस्या थी कि कुछ महीने पहले तक ऐसा लगता था कि ईरान का जो परमाणविक समझौता था, जिसको भंग किया था ट्रंप ने, जो ओबामा के काल में जिस पर हस्ताक्षर हुए थे, वो लगभग दोबारा शायद उसकी स्थापना हो सकेगी और अमेरिका और ईरान के संबंधों में सामान्यीकरण का दौर शुरू हो सकेगा। मगर यूक्रेन में सैनिक हस्तक्षेप के बाद जब नए आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगाए गए तो रूस ने कुछ शर्तें सामने रख दी, और वो उन महत्वपूर्ण देशों में एक है जिनके बिना कोई समझौता आगे बढ़ नहीं सकता, ये परमाणविक समझौता अमेरिका और ईरान के बीच। तो उसने जो शर्तें लगाई हैं उससे एक बार फिर गतिरोध उस वियना की वार्ता में पैदा हो गया जो काफ़ी प्रगतिशील दिख रही थी। और बहुत सारी घटनाएं हैं जो उस बीच अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर गुजरी हैं, मगर ये घटनाएं कुछ ऐसी हैं जो प्रमुख मुद्दे हैं जो आने वाले दिनों में प्रभावित करेंगे न केवल भारत के राजनयिक को, भारत की विदेश नीति को, बल्कि दुनिया भर के शक्ति समीकरणों को। सबसे पहले एक नज़र डालें फ्रांस पर। और फ्रांस में जो पुनर्निर्वाचन की लड़ाई लड़ी जा रही है इमैनुअल मैक्रोन और उनके प्रतिद्वंदियों के बीच में, उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। सबसे पहले फ्रांस की आंतरिक राजनीति की बात कर लें, तभी यह समझना हमारे लिए आसान होगा कि फ्रांस की क्या अंतर्राष्ट्रीय भूमिका अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर हो सकती है, वो किस हद तक घटनाक्रम को प्रभावित कर सकता है। आज से 5 साल पहले जब राष्ट्रपति चुने गए थे मैक्रोन, तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो नेपोलियन बोनापार्ट के बाद अपने देश के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जो इतने कम उम्र हैं। और आज भी 5 साल बीतने के बाद भी उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है नहीं, वो 50 के दहलीज तक भी नहीं पहुँचे हैं। और आज उनके बारे में दूसरी पहेली जो बुझाई जा रही है वो ये है कि क्या वो 4 साढ़े 4 दशक बाद ऐसे पहले राष्ट्राध्यक्ष होंगे, राष्ट्रपति होंगे अपने देश के मित्रा और शिराक के बाद, जो पुनर्निर्वाचित हो सकेंगे और दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उनके पक्ष में बहुत सारी बातें जाती हैं। वो एक मध्यमार्गी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं और उनको जो चुनौती देने वाले अति उग्रपंथी दक्षिणपंथी हैं, उनकी छवि लगभग ऐसे लोगों की है कि वो ट्रंप जैसे बौखलाए हुए लोग हैं जो घड़ी की सुइयां पीछे लौटाना चाहते हैं, हर चीज़ का विरोध करते हैं, वो LGBT समुदाय का विरोध करते हैं, वो धार्मिक सहिष्णुता उनमें नाम मात्र की नहीं है, वो इस्लाम द्वेष से पीड़ित हैं, वो उस तरह के पूंजीवादी एक अर्थव्यवस्था को लागू करना चाहती हैं जिसमें आम आदमी की हिस्सेदारी नहीं हो सकती है। और इस बात का कोई अता पता नहीं चलता है कि परस्पर निर्भर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका फ्रांस की होगी। ये सच है कि फ्रांस जर्मनी की तरह यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक इकाई नहीं है, मगर वो कोई विपन्न देश भी नहीं है। उसके पास संसाधन है, उसके पास टेक्नोलॉजी है और वो शस्त्रास्त्रों का बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ्रांस की ऊर्जा सुरक्षा है वो मध्य पूर्व से आने वाले या रूस से आने वाले गैस के संसाधनों पर निर्भर नहीं है। फ्रांस दुनिया के उन बहुत कम देशों में है जहां ऊर्जा उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर लगभग 40% परमाणविक संसाधनों से होता है। और इसी कारण फ्रांस एक स्वायत्त सामरिक नीति की बात कर सकता है और चुन सकता है अपने मार्ग को अलग से। फ्रांस अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जिन परमाणविक संसाधनों पर निर्भर है
उसके लिए ईंधन जो है वो आता है कजाकिस्तान से भी, मगर सबसे बड़ा स्रोत उसका वो पुराने फ्रांसीसी उपनिवेश है निजेर जैसे अफ्रीका में, जहाँ से यूरेनियम बड़ी मात्रा में यहाँ पहुँचता है। कई बार ये विवादास्पद भी प्रश्न रहा है कि फ्रांस या फ्रांसीसी कंपनियां जिस तरह से यूरेनियम का दोहन करती हैं, उससे परमाणविक विकिरण होता है और उस विकिरण का बहुत बुरा नुकसान पर्यावरण पर पड़ रहा है, यहाँ की आबादी पर पड़ रहा है और शायद फ्रांस की ज़मीन भी प्रदूषित हो रही है। मगर वो व्यक्ति मैक्रोन नहीं थे जिन्होंने इस ऊर्जा को का आरंभ किया था, परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन का, और वो उसको नियंत्रित करने का प्रयोग कर रहे हैं। और मध्यमार्गीय होने के कारण उनके लिए ये सहूलियत है कि वो अति वामपंथी और अति उग्र दक्षिणपंथी दोनों ही तत्वों को का बहस में जवाब सार्थक तर्कसंगत ढंग से दे सके। पिछली बार उनको जो चुनौती बहुत ज़्यादा थी वो वामपंथी चुनौती भी थी, मगर इस बार सौभाग्य से जो वामपंथ है वो छितराया और बिखरा हुआ है। वामपंथ के अनेक पार्टियां अलग अलग रूप में सामने आ रही हैं और कुल मिलाकर वामपंथी मत बंट रहा है, जिसका स्पष्ट लाभ मैक्रोन को हो रहा है, उनका पथ सहज हो रहा है। तो एक और वो ये दर्शा सकते हैं कि यदि फ्रांस को कुछ आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी उस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की है जिसने यूरोपीय ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाला है। उसके पहले कोविड के कारण जो सप्लाई चेन बाधित हुई थी उसके लिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, और उन्होंने यथासाध्य प्रयास किया था फ्रांस की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने का ब्रेक्सिट के समय से ही, चाहे वो मछली पकड़ने के बारे में समझौते हों और जो फ्रांस की खास रिश्तेदारी ब्रेक्सिट के पहले यूरोपीय समुदाय के देशों के साथ, उनमें प्रमुख फ्रांस था जिसके लिए निर्यात का सबसे निकट पड़ोसी यूनाइटेड किंगडम था। और यदि आप देखें तो उस चुनौती का सामना उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से किया था। ऐसा नहीं है कि उनके विरुद्ध आंदोलन नहीं हुए हैं, प्रदर्शन नहीं हुए हैं। संगठित श्रमिक जो फ्रांस के हैं वो एक निस्वार्थ, बहुत बड़ा निस्वार्थ हैं, जो नारंगी रंग की बनियानें पहन के सड़क पर उतर आए थे। फ्रांस की राजनीति के दो पक्ष हैं, एक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनतांत्रिक तेवर, लगभग क्रांतिकारी नारेबाजी के साथ फ्रांस की क्रांति से वहाँ बहुत प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। उसके बाद जो फ्रांस के अतीत का गौरव है, उसके अलावा फ्रांस में जो धर्मनिरपेक्षता की नीति नेपोलियन के समय से चली आ रही है, उसमें एक विशेष बात है कि सार्वजनिक जीवन में किसी भी धर्म के साथ पक्षपात नहीं होगा। भले ही अधिकांश आबादी फ्रांस की रोमन कैथोलिक मत की हो, मगर रोमन कैथोलिक वाले धर्म के अनुयायी गले में क्रॉस नहीं लटका पाएंगे, सिख पगड़ी या पटका नहीं पहन पाएंगे, मुसलमान बुर्के और हिजाब की बात नहीं कर सकते हैं, यहूदी गोल टोपियाँ सर पे नहीं धर सकते हैं। ये सारी चीज़ें निष्पक्ष तटस्थ भाव से सार्वजनिक जीवन में होती हैं। फ्रांस को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। फ्रांस पर भी अति उग्रवादी इस्लामी हमले होते रहे हैं, बार धार्मिक निरपेक्षता का पाठ पढ़ाने वाले स्कूली शिक्षक की हत्या सर काट कर उसके छात्रों के सामने की गई है, मगर फ्रांस इससे बाधित नहीं हुआ है और उन्होंने अपनी धर्मनिरपेक्षता की नीति को धर्म को सार्वजनिक जीवन से बाहर रखने की नीति का सख्ती से अनुशासन किया है। और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो संवैधानिक प्रणाली है, जो कानून का राज फ्रांस में सर्वोपरि है, उसको ही सर्वोच्च हमेशा मैक्रोन मानते रहे हैं। तो उनके जनाधार का यदि आज 5 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी उनकी लोकप्रियता का आंकड़ा 51% से ऊपर है और 12-13% अंकों की बढ़त उन्होंने हासिल की है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये बात है कि फ्रांस का मतदाता इस बात को समझता है कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था में जो कुछ अड़चनें, कठिनाइयाँ, महंगाई, बेरोजगारी आदि है, वो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में असह्य नहीं है और उसके लिए एक व्यक्ति को यानी मैक्रोन को जिम्मेदार ठहराना गलत है। तो संभावना इस बात की बहुत प्रबल नज़र आती है कि आने वाले वर्षों में पुनर्निर्वाचन के बाद मैक्रोन न केवल फ्रांस को नेतृत्व कर रहे होंगे, वो नेतृत्व प्रदान कर रहे होंगे यूरोपीय समुदाय को भी, जहां जो लगभग एंजेला मार्केल की तुलना में अनुभवहीन नए चांसलर शोल्ज हैं और जो निर्भरता जर्मनी की अपनी ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में रूस के प्रति है, जो हिचकिचाहट, जो असमंजस जर्मनी के नेताओं के समझ में आती है, जो वहाँ की ग्रीन पार्टी है जिसकी विदेश मंत्री वहाँ हैं, जिन्होंने परमाणविक ऊर्जा को भी नकार दिया है और वो कार्बन प्रसारण पर भी रोक लगाने पर आमादा है, तो कैसे इन दोनों के बीच वो संतुलन स्थापित करेंगी। और जिस तरह की खुले हाथ से स्वीकार करने की शरणार्थियों की नीति थी, उस पर भी कहीं ना कहीं अब प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। और यूक्रेन में जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है, उसमें जो शब्द उछाले जा रहे हैं, नियो नाजीवाद, नस्लवाद, अब ये किस हद तक यहूदी मूल के ज़ेलेंस्की पर चस्पा होते हैं और रूस किस हद तक
जो जिन यादों को ताज़ा कर रहा है नरसंहार की, जेनोसाइड की, उससे जर्मनी को नुकसान होगा एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाने में, ये विचारणीय प्रश्न है। अक्सर हम इस बात को अनदेखा कर लेते हैं कि फ्रांस भी अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन की तरह स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का, वीटो का अधिकारी है। मगर चूंकि हमारा ध्यान अटका रहता है अमेरिका, रूस, चीन पर, तो हम ये भूल जाते हैं कि ब्रिटेन की तो अपनी कोई स्वतंत्र हस्ती है ही नहीं। और ख़ासकर जब एंग्लोस्फीयर की हम बात करते हैं, तो जिसमें ऑकस में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी भाषी गोरे लोग, ईसाई धर्म का प्रतिपादन करने वाले कहीं ना कहीं सामने आते हैं। और फ्रांस जो इस इलाके में, एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, प्रशांत सागर में आज भी मौजूद है, अपने ऊपर निर्भर छोटी इकाइयों में 4 लाख फ्रांसीसी वहाँ रहते हैं, फ्रांसीसी नागरिक। और फ्रांस परमाणविक अस्त्रों का परीक्षण करता रहा था प्रशांत की परिधि पर। वो सारी चीज़ें हमें याद रखने लायक होंगी। और एक पूरा दुनिया का मानचित्र अगर आप देखें तो उसमें वो देश साफ नज़र आते हैं जिन्हें फ्रैंकोफोन यानी फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग करने वाले देश कहते हैं, जिनके ऊपर एक तरह से अमिट सांस्कृतिक छाप फ्रांस की है। वो अफ्रीका में हो सकते हैं, वो अल्जीरिया, निजर आदि देश हो सकते हैं, या वो दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस जैसे देश हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्रांस को अतीत की गौरवपूर्ण स्मृतियां हैं, और मैक्रोन उसका लाभ उठाते हैं अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर सक्रिय होते हुए, चाहे वो लेबनान का संकट हो या कहीं और। वो कहते हैं कि फ्रांस तैयार है मदद करने के लिए। और फ्रांस की जो मौजूदगी फ्रेंच लीजन के कारण या संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में थी उसके सैनिकों की, वो अब आज ये धमकी देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं कि यदि अफ्रीकियों को उनकी ज़रूरत नहीं तो वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो ये एक तरह से खतरे की घंटी है कि क्या फ्रांस के वहाँ से वापस आने के बाद ये अफ्रीकी देश, माली हो, चाड हो, निजेर हो, बुर्किना फासो हो, सियरा लियोन हो, अपने को स्थिर रख सकेंगे। ये स्थिरता का, अराजकता का, इस्लामी कट्टरवाद का, आतंकवाद का सामना करने में जो मान्यता प्राप्त सरकारें हैं वो बड़े तेल निर्यातक देशों जैसे नाइजीरिया की असमर्थ रही हैं। तो फ्रांस की उपस्थिति, सैनिक उपस्थिति कहिए या शांति रक्षक उपस्थिति कहिए, निश्चित रूप से लोगों को अधिक सामूहिक हित में नज़र आती है बनस्पत भाड़े की सेनाओं की, जो मर्सिनरीज भेजे जाते हैं रूस के द्वारा या भेजे जाते हैं लॉर्ड्स आर्मी जो जिसका समर्थन अमेरिकी दक्षिणपंथी ईसाई मिशनरी करते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखने लायक होगी। एक और बात की ओर ध्यान दिलाने की ज़रूरत है कि फ्रांस बड़े पैमाने पर सैनिक साज सामान का निर्माण करता है, निर्यात करता है। उसके ग्राहकों में से भारत भी एक है जिसने राफेल लड़ाकू विमानों का एक बड़ा सौदा फ्रांस के साथ किया था। ऑगस्ट का जब गठन किया गया तो तब फ्रांस बेहद नाराज़ हुआ था, क्योंकि इसके चक्कर में उसका जो पनडुब्बियों का बहुत बड़ा सौदा ऑस्ट्रेलिया के साथ था वो अचानक खारिज कर दिया गया था बिना किसी पूर्व सूचना के। और फ्रांस को लगा कि उसके साथ विश्वासघात था, न केवल ऑस्ट्रेलिया का बल्कि अमेरिका का भी। और फ्रांस बारंबार इस बात को दोहराता है, यदि समय रहते ऑस्ट्रेलिया ने उसको कहा होता तो उसने परमाणु पनडुब्बियों को भी सुलभ कराने की चेष्टा की होती। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत की रक्षा जरूरतों के संदर्भ में फ्रांस की महत्वपूर्ण भूमिका, वो पनडुब्बियों से जुड़ी हो, वो अंतरिक्ष का शोध करने वाले एरियन रॉकेट्स के साथ जुड़ी हो या लड़ाकू जहाज़ों के साथ जुड़ी हो, बनी रहेगी। इसके अलावा टेलीकॉम के क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में, रसायनों के क्षेत्र में फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी कम परिष्कृत नहीं है। तो यदि भले ही हम ये मानकर चल रहे हैं कि भारत का मुख्य फोकस यूरोपीय समुदाय और उसकी आंतरिक राजनीति पर रहेगा, मगर जहाँ तक उभयपक्षीय राष्ट्रीय हितों के सन्निपात और संयोजन का प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच संबंध आने वाले दिनों में निरंतर घनिष्ठ हो सकते हैं। और इसी संदर्भ में हमें फ्रांस के आंतरिक राजनीति में राष्ट्रपति के चुनावों की और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मैक्रोन की सक्रियता का मूल्यांकन करना चाहिए। मैक्रोन ने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाते हुए संवाद शुरू करने की कोशिश पुतिन से की थी, और कई बार कहा गया था कि उन्हें तिरस्कृत किया गया, उनको देर तक इंतजार करना पड़ा। और भले ही वो इस समय यूक्रेन में शांति स्थापित करने में, युद्ध टालने में असमर्थ रहे हों, मगर फ्रांस की मौजूदगी उन्होंने निश्चित रूप से दर्ज कराई है। और आने वाले दिनों में यूरोप की किसी और नेता की तुलना में मैक्रोन महत्वपूर्ण साबित होंगे। फ्रांस हमारे लिए एक संवेदनशील देश बना रहेगा। हाल के महीनों में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं, और ये जनतांत्रिक चुनावों के माध्यम से बदली हैं।
सबसे पहले चिली में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उसमें गाब्रिएल बोरिक विजयी हुए और वो बहुत युवा हैं, 35-36 वर्ष के हैं। और आज से करीब 10 वर्ष पहले उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था एक छात्र नेता के रूप में। और छात्र नेता के रूप में जो उन्होंने अपनी कार्यसूची सामने रखी थी, जो अपना एजेंडा जनता के सामने रखा था, वो बेहद आदर्शवादी था। उसमें समता की, पूर्ण समाज की बात की गई थी, उसमें मौसम बदलाव से दुनिया को बचाने की बात की गई थी, उसमें समावेशी राजनीति की बात की गई थी, उसमें समलैंगिकों, किन्नरों के अधिकारों की बात की गई थी, उसमें रोज़गार की बात की गई थी, उसमें शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं की बात की गई थी। तो कई बार लोगों को लगता था कि वो ऐसे आदर्शवादी, चमकदार आँखों वाले युवा हैं जिनका राजनीतिक यथार्थ में से कोई वास्ता नहीं, न उनकी कोई जगह वहाँ हो सकती है। मगर 10 वर्ष का समय एक बहुत बड़ा अंतराल होता है। उसमें एक पूरी पीढ़ी वयस्क होकर मतदाता बनती है और जिनके सपनों को मुखर करते थे बोरिक, गाब्रिएल बोरिक हमेशा से। और इस बार जब चुनाव हुआ तो उनके जो प्रतिद्वंदी थे, जो उग्र दक्षिणपंथी थे, वो जिन नीतियों का अनुमोदन करते थे, समर्थन करते थे, उनके चुनाव घोषणा पत्र में जिन चीज़ों को जगह दी गई थी, वो था कानून और सुव्यवस्था को सुरक्षित रखना, निरापद रखना, कानून का राज स्थापित करना। और वो उन नीतियों का, दक्षिणपंथी आर्थिक नीतियों का पूर्णतः अनुमोदन करते थे जिनका पालन, जिनका क्रियान्वयन चिली में किया जाता था सबसे बदनाम तानाशाह जनरल पिनोशे के कार्यकाल में। अब पिनोशे के कार्यकाल में लाखों की तादाद में गिरफ्तारियां हुई, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के बहाने जाने कितने निरपराध निर्दोषी दोषियों को हिरासत में लिया गया, जो वापस कभी घर लौट कर नहीं आए और आज तक गुमनाम कब्रें हैं, गुमनाम न पहचाने जाने वाले ऐसे दफन के स्थान हैं, परिवार आज तक व्यग्र हैं और पूरी की एक पूरी पीढ़ी चिली में घायल पीढ़ी और खंडित पीढ़ी के नाम से मशहूर है, अ ब्रोकन जनरेशन एंड अ वुंडेड जनरेशन। तो जाहिर है कि जो नई पीढ़ी का मतदाता था वो बिल्कुल कानून और सुव्यवस्था के नाम पर उस दक्षिणपंथी उम्मीदवार को मत देने को तैयार नहीं था, जिसको आज बदले ज़माने में कोई समझ नहीं थी। और हम इस बात को नहीं भूल सकते कि पहले जो सूचना का प्रसारण होता था वो बहुत सीमित था। जिस समय आयंदे की हत्या हुई, जिस समय तख्ता पलट के बाद अमेरिकी समर्थन से पिनोशे ने सत्ता ग्रहण की, तब ये सूचना संसार नहीं था, ये सूचना क्रांति नहीं हुई थी, नया सामाजिक माध्यम नहीं था। आज सोशल मीडिया के कारण, आज फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि के कारण सारी दुनिया में कुछ विचारों का जो आदान प्रदान है, दुनिया की नई पीढ़ी दुनिया के बदलाव को समझती है, उसका अनुभव करती है और उसका हिस्सेदार बनना चाहती है। तो हमारी समझ में गाब्रिएल बोरिक की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय युवा मतदाताओं को है और इस बदलते संसार को है। अब जैसे ही लगभग 10, कई लोगों को लगता था कांटे की लड़ाई होगी, शायद दोबारा मतदान की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा राउंड मतदान का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पहले राउंड में मतदान के बाद ही बोरिक ने एक निर्णायक बढ़त हासिल कर ली अपने प्रतिद्वंदी पर और लगभग 10% से अधिक अंकों से वो उनसे आगे रहे। दक्षिणपंथी प्रतिद्वंदी ने हार पहले स्वीकार कर ली। बोरिक ने तत्काल ये घोषणा की कि वो सिर्फ उन्हें वामपंथी न समझा जाए, वो सारे चिली वासियों के राष्ट्रपति होंगे और उनकी राजनीति समावेशी होगी। अब जो समावेशी राजनीति की हम बात करते हैं, हमें लगता है कि जो बोरिक चिली में करने जा रहे हैं वो एक बड़ा अनूठा प्रयोग है। इसके पहले क्या होता था कि जब हम वामपंथ की या नव वामपंथ की बात करते थे तो वामपंथियों की, क्रांतिकारियों की, समाजवादी रुझान वाले नेताओं की प्रेरणा का स्रोत सोवियत संघ होता था या तत्कालीन रूस होता था, जो समाजवाद का गढ़ था, साम्यवाद का गढ़ था, जिनके समर्थन के बिना क्यूबा में कास्त्रो भी निरापद नहीं रह सकते थे। तो चाहे वो कास्त्रो का क्यूबा का प्रयोग हो, चाहे वो बोलीविया में अपनी जान देना चे गेवेरा का हो, मगर जो क्रांति की परिभाषा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है वो जरा विचित्र है। उसका एक स्थानीय तख्ता पलट वाली सत्ता ग्रहण की जो नीति है उसको लोग क्रांति कहते हैं। जो क्रांति शब्द का प्रयोग होता है वो बड़ा व्यापक है, वो उसको क्रांति कहते हैं। जो औपनिवेशिक सामंतशाही से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 400-500 साल पहले लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, उसमें कहीं न कहीं उस क्रांति में राजनीतिक तख्तापलट तो है मगर सामाजिक क्रांति स्थगित होती रहती है। उसमें जो विकास असंतुलित होता है बड़े बड़े देशों में, ब्राज़ील जैसे देशों में, अर्जेंटीना, चिली जैसे देशों में, जहाँ विकास का सारा फायदा शहरों में होता है, एक श्रेष्ठी वर्ग के हाथों में सिमटा रहता है।
तो और जो स्थानीय आदिवासी जनजातीय लोग हैं उनके अधिकारों का क्या होता है, उनकी विरासत का क्या होता है, जो प्राकृतिक संसाधन है, वर्षा वन है अमेज़न क्षेत्र में, उनका विनाश कितनी तेज़ी से हो रहा है, जो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनकी पकड़, उनकी जकड़ कितनी मजबूत है संसाधनों पर और शासक वर्ग पर इन देशों के, ये सारी बातें उस क्रांति से अछूती रहती हैं। तो क्रांति शब्द का एक तो थोड़ा व्यापक, थोड़ा गलत प्रयोग इस संदर्भ में होता रहा है, मगर इस बार जो चिली में देखने को मिल रहा है उसके बारे में शायद बिना अतिशयोक्ति के कहा जा सकता है कि वास्तव में क्रांतिकारी पहल होने जा रही है। क्योंकि जिस तरह के वामपंथी गैब्रियल बोरिक हैं, वो किसी सैद्धांतिक कट्टरपंथी से बंधे हुए नहीं हैं। उनके अपने सोच में दो तीन चीज़ें बहुत अहम हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता का हस्तांतरण होना चाहिए, और संघीय व्यवस्था जब तक नहीं होगी किसी बड़े देश में और उसके घटक राज्यों को एक स्वाधीनता, स्वायत्ता नहीं मिलेगी, तब तक राजनीति में तनाव बना रहेगा। और समतापूर्ण संसाधनों के वितरण के लिए कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय बेहद ज़रूरी है। और सामाजिक न्याय का सिर्फ नारा महत्वपूर्ण नहीं है, उसका सीधा संबंध जो उसके मापक हैं रोजगार, उसके मापक हैं शिक्षा की पहुंच, उसके मापक हैं चिकित्सा सेवाएं। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है संरचनात्मक ढांचे में सुधार। ये सारी बातें एक बहुत विकट चुनौती पेश करती हैं चिले जैसे देश में, जो लगभग उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक इसके महाद्वीप के फैला है, एक बहुत सक्रिय जमीन की पट्टी के रूप में, जिसकी जो समुद्री सीमा रेखा है वो 6000 मील से ज़्यादा लंबी है, और एक बहुत बड़े प्रशांत महासागर के इलाके में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र में उसका अधिकार है। मगर क्या ये सपने साकार कर पाएंगे अपने युवा समर्थकों के बावजूद, लोकप्रियता के बावजूद? क्या चिले के पास इस तरह के टेक्नोलॉजिकल संसाधन हैं? क्या उसे विदेश से इस तरह की मित्र देशों से सहायता मिल सकती है? या एक बार फिर इस क्रांतिकारी पहल को पटरी से उतारने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां साजिश रच सकती हैं? या सैनिक तख्तापलट की पेशकश अमेरिका का खुफिया तंत्र कर सकता है? या जैसा परिवर्तन उनके यहाँ हुआ है वैसा ही परिवर्तन यदि आने वाले वर्षों में ब्राज़ील में होता है, जहाँ निरंकुश एक इधर उधर खुर मारते, सींग मारते जैसा पशु जैसा आचरण बोल्सोनारो कर रहे हैं, बिल्कुल निरंकुश रूप में, जो टेक्नोलॉजी के विरोधी हैं, जो विज्ञान के विरोधी हैं, जो कहते रहे कि कोविड कोई वैश्विक महामारी है ही नहीं, खुद उससे ग्रसित होने के बाद भी उन्हें लगता है कि जब तक वह उनको सेना का समर्थन प्राप्त है तब तक वो निरापद हैं, और कोविड का सामना करने में वो बड़े बुरी तरह सफल रहे थे। अर्थव्यवस्था बिल्कुल दिवालियेपन की कगार तक पहुंच चुकी है। हाँ, वो अपने को अति राष्ट्रवादी नेता के रूप में प्रकट करते हैं, कभी मॉस्को पहुंचते हैं, कभी बोरिस पुतिन का स्पष्ट समर्थन करते हैं, ये दिखाते हुए कि वो अमेरिका के चंगुल में नहीं है, अमेरिका के कठपुतले नहीं है। उससे अपने मतदाताओं के एक पक्ष को भले ही वो संतुष्ट कर सकें, मगर महामारी का सामना करने में उनकी असफलता, आर्थिक कुव्यवस्था, अप्रबंधन की, और वर्षा वनों का जो विनाश उनके कार्यकाल में हुआ है, हज़ारों हेक्टेयर वर्षावन एक एक दिन में नष्ट हुए हैं, और इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां को सुविधाएं दी गई हैं। जो आदिवासी जनजातीय तबका था उसकी विरासत नष्ट हुई है, उनका अस्तित्व संकटग्रस्त हो गया है। तो क्या इस पर अंतर्राष्ट्रीय जनमत के दबाव के कारण थोड़े समय के लिए तो अंकुश लगा है, मगर क्या ये यदि बोल्सोनारो ही सत्ता में रहते हैं तो इसका क्या प्रभाव अन्यत्र पड़ेगा, देखने लायक होगा। पेरू में भी जो चुनाव हुए हैं वो बड़े नाटकीय नतीजे सामने लाए हैं। वहाँ कास्टियो नाम के जो व्यक्ति ने राष्ट्रपति पद का भार ग्रहण किया है, वो एक निहायत पिछड़े इलाके से पेरू के आते हैं, और वो अध्यापक थे। वो पहली पीढ़ी में पढ़ाई लिखाई उनके यहाँ हुई थी, उनके माता पिता निरक्षर हैं, और उन्होंने जब सत्ता ग्रहण की तो ये पहला समय था जब पेरू में सत्ता श्रेष्ठ वर्ग के हाथ से, अभिजात वर्ग के हाथ से आम आदमी के हाथ तक पहुंची है। अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो न्यस्त स्वार्थ हैं, उनकी जीत का जो फासला था वो उतना बड़ा नहीं था जिस तरह से बोरिक का अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर चिली में रहा है। वो कुछ हज़ार, 40-45 हज़ार मतों से ही जीते हैं। इस फैसले को चुनौती भी दी गई थी चुनाव आयोग में, जो वहाँ का चुनाव आयोग है, मगर वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। हाल फिलहाल उन्होंने सत्ता ग्रहण कर ली है, मगर पेरू के जो न्यस्त स्वार्थ हैं वो बरकरार हैं।
जब कास्टियो ने ये प्रयास किया कि वो एक साझा सरकार का गठन करें जो समावेशी सरकार हो, तो उसमें उन्हें कई अड़चनों का सामना करना पड़ा। उन्होंने वादा किया था कि वो संविधान में सुधार करेंगे, मगर वो ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक वहाँ की संसद में उन्हें बहुमत समर्थन प्राप्त न हो। तो मगर पेरू बहुत बड़ा देश भले ही न हो, बहुत ज़्यादा वर्षावन उसके आधिपत्य में न हो, मगर उसकी स्थिति ऐसी है कि उसकी समुद्री तट भी प्रशांत की तरफ खुलता है और वहाँ चीन की दखलंदाजी, चीन की पहुँच हो चुकी है। तो इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका को आज जिस आंगन को वो अपना आंगन समझता था, जहाँ मनरो डॉक्ट्रिन का प्रतिपादन करता था, जहाँ किसी भी विदेशी शक्ति की उपस्थिति वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अमेरिका को यह सोचने को विवश होना पड़ा है कि शायद उसे पुनर्विचार करना पड़ेगा दक्षिण अमेरिका के इस घटनाक्रम पर। इसका एक संकेत हमें और देखने को मिलता है कि वेनेजुएला पर जब से वहाँ राष्ट्रपति मादुरो थे, अमेरिका के तेवर उसके प्रति बड़े बैर भाव वाले और प्रतिशोध के से रहे हैं। उन्होंने सबक सिखाने की कोशिश की है वेनेजुएला के मतदाता को एक गलत व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनने के लिए। वहाँ भी राष्ट्रपति पद का चुनाव जब हुआ था तो वो निर्विवाद नहीं हुआ था। एक अमेरिका के पक्षधर जो व्यक्ति थे, उन्होंने कोशिश की थी कि वो बलपूर्वक शपथ ग्रहण कर सके, मगर ऐसा हो नहीं पाया। फिर मादुरो का तख्ता पलट करने के लिए अमेरिकी भाड़े के टट्टू वहाँ भेजे गए, वो खुफिया तंत्र ने उनको समर्थन दिया। अमेरिकी सरकार का सीधे सीधे इसमें हाथ रहा हो या न रहा हो, मगर समर्थन विदेश विभाग का, CIA का उनको निश्चित प्राप्त था। एक से अधिक बार तख्ता पलट के ये जब प्रयास असफल रहे तो अमेरिका ने बेहद कड़े प्रतिबंध वेनेजुएला पर लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। वेनेजुएला सर्वविदित है कि संसार का सबसे बड़ा तेल संसाधनों का मालिक है, सऊदी अरब से ज़्यादा, स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका से ज़्यादा, रूस से ज़्यादा। अब ऐसा देश जब इस हालत में ला दिया जाए कि उसे अपनी मोटर गाड़ियों को चलाने के लिए विदेश से विदेशी मुद्रा के अभाव में भी किसी न किसी प्रकार तेल का आयात करना पड़े, प्राण रक्षक दवाइयों का अभाव हो जाए, कोविड से की चपेट में आने से वो अपने नागरिकों की रक्षा न कर सके, तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका ने क्या कुछ कहर उस पर ढाया होगा। विवश होकर वेनेजुएला को चीन और ईरान के साथ मदद कर एक तरह से अपने प्रतिबंधों को तोड़कर एक तरह से तस्करी के जरिए अपने तेल का निर्यात कर संसाधन जुटाने पड़े हैं। आज ये संकेत मिल रहा है कि बाइडेन इस बात के लिए तैयार हैं कि यदि रूस के साथ अमेरिका के संबंध और ख़राब होते हैं, रूस के कारण ऊर्जा सुरक्षा यूरोप की और संकटग्रस्त होती है, तो इसकी भरपाई के लिए उन्हें अंततः पहले वेनेजुएला और फिर शायद ईरान जैसे देशों के साथ सहकार और संबंधों को सामान्य बनाने की पेशकश करनी पड़ेगी। वरिष्ठ अधिकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय के ये बातचीत करने के लिए वेनेजुएला पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति माडुरो ने इस बात की घोषणा की है कि यदि अमेरिका माडुरो के नेतृत्व में वेनेजुएला की स्वाधीनता को स्वीकार करता है तो उसके साथ संवाद शुरू हो सकता है और बातचीत फिर शुरू हो सकती है। अमेरिका का जो घटनाक्रम हो रहा है महाद्वीप में, वो उसके हित में तभी तक है जब वो वहाँ के राज्यों को स्वाधीन राज्य माने, अपना उपग्रह न माने और मनरो डॉक्ट्रिन के बारे में जो स्थापनाएं थी उनको भूल जाए। 21वीं सदी में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। क्यूबा बदल रहा है और भले ही क्यूबा में अमेरिकी अपनी इच्छानुसार शायद अर्थव्यवस्था या तंत्र, राजनीतिक तंत्र प्रभावित कर सकता है, मगर बाकी देशों में जहाँ मेक्सिको के साथ उसका तनाव चलता रहा था, राष्ट्रपति ओब्राडोर का, उनको दमने को मजबूर होना पड़ा था। जो शरणार्थी निकारागुआ से, कोलंबिया से जा रहे थे अमेरिका, वो बरास्ता मेक्सिको ही जा रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो सरहद पर एक दीवार बनाने की पेशकश की थी, मगर ये सारे प्रयास असफल रहे हैं और मेक्सिको ने भी धीरे धीरे अपनी स्वाधीनता का प्रदर्शन शुरू किया है। कुल मिलाकर मेक्सिको के पास भी संसाधन सीमित हैं, वहाँ भी समाज में विषमता है, वहाँ भी मादक द्रव्यों की तस्करी के कारण संगठित अपराधियों का बोलबाला राजनीति पर है, हिंसा का बाहुल्य है। मगर इस सब को देखकर भी अमेरिका का ये नहीं कह सकता कि वो हस्तक्षेप नहीं करेगा या उसका हस्तक्षेप ऐसे तत्वों के पक्ष में होगा जो निरंतर अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दक्षिण अमेरिका में जनतंत्र की वापसी और एक तरह का वामपंथी रुझान जो है उसको स्वीकार अमेरिका को करना ही पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इस घटनाक्रम का क्या प्रभाव हमारे हितों पर पड़ेगा। निश्चित रूप से दूरियां बहुत हैं, मगर ब्राज़ील जैसे देशों के साथ भारत का सहकार इब्सा में और ब्रिक्स में होता रहा है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसकी
टेक्नोलॉजी के मामले में जो सामर्थ्य है वो भारत से मिलती जुलती है। वो अंतरिक्ष का अन्वेषण हो, वो प्राण रक्षक दवाइयों का उत्पादन हो, वो संचार साधन हो, और या परमाणविक ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग हो। परमाणविक अस्त्रों को त्यागा है ब्राज़ील ने, मगर क्षमता परमाणविक ऊर्जा के विकास की उसके पास आज भी बची हुई है। और ये सारे वह क्षेत्र हैं जहां इस युग में डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सहकार संभव है, सामरिक सहकार संभव है, और शायद पारंपरिक व्यापार जो भारी वजनदार चीज़ों का होता है वो उसमें बढ़ोतरी ना हो सके, मगर अन्य क्षेत्रों में सहकार की प्रबल संभावनाएं हैं। तो जो जनतांत्रिक सत्ता के विकेंद्रीकरण और संघीय व्यवस्था के पुनर्स्थापन की ओर दक्षिण अमेरिका जा रहा है, उसको भारत बहुत गौर से आने वाले दिनों में देखेगा। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, जो सबसे जटिल चुनौती कुछ लोगों के दिमाग में है, एक गुत्थी ऐसी जो सुलझाई नहीं जा सक रही है, वो ईरान के परमाणविक कार्यक्रम की है। ओबामा ने ईरान के साथ एक परमाणविक कार्यक्रम के बारे में समझौता किया था, जिसको बिल्कुल शीर्षासन करवा दिया पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने, और कुछ और आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए ईरान के ऊपर। उनका प्रयास था कि ईरान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो जाए। ट्रंप के बहुत घनिष्ठ संबंध नेतन्याहू के साथ थे। इजराइल ईरान को अपना जानलेवा शत्रु समझता है, और उसने बड़े घातक हमले किए हैं, साजिशें संपादित की हैं उनके परमाणविक कार्यक्रम को ध्वस्त करने के लिए। उनके वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई हैं, उनके शीर्ष जनरलों की हत्याएं हुई हैं, मगर इस सब से ईरान पर प्रभाव नहीं पड़ा है। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को लचीला बनाए रखा है और अपने परमाणविक कार्यक्रम को जारी रखा है, और प्रतिबंधों के कारण वो 4% से अपने इसको समृद्ध कर सका है 20% तक, और जिसके बाद का मार्ग बहुत आसान होता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब ये लग रहा था कि ये परमाणविक समझौता लगभग तय हो चुका है, उस समय रशिया ने एक शर्त सामने रख दी। पुतिन के ऊपर जब नए कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए यूक्रेन पर उनके आक्रमण के बाद, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं ईरान के साथ जो समझौता होने जा रहा है उसको तभी उसको मान्यता दूंगा जब आप उसमें एक शर्त लिखित रूप से रखेंगे कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी देश को इस समझौते के बाद उसके ऊपर और कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। तो एक तरह से रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उससे बाहर निकलने का एक रास्ता रूस तलाश कर रहा था। अब रूसियों का ये कहना है, रूसी विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिकी इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि वो काफ़ी जानते हैं कि इस समय वो घिरे हुए हैं चौतरफा, और ईरान को वो नहीं चाहते कि ईरान निर्णायक रूप से रूस और चीन की खेमे में चला जाए। और जब इतना ऊर्जा संकट शुरू हो रहा है यूरोप में उनके संधि मित्रों के लिए, तो वो चाहेंगे कि ईरान के तेल संसाधनों का कुछ हिस्सा कम से कम उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनको सुलभ हो सके। अब यूक्रेन के घटनाक्रम से तय होगा कि आने वाले दिनों में इस समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं या नहीं होते हैं, इस समझौते का वास्तविक रूप क्या होता है। हमारी समझ में एक और पहेली सुलझाने की, बूझने की ज़रूरत है कि हमारा ध्यान अक्सर इस बात पर अटका रहता है कि ईरान के साथ इस समझौते में जो वार्ता हो रही है उसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये देश क्या बातें कर रहे हैं, मगर हम ये नहीं देखते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में जो घटनाक्रम है उसमें कितना बदलाव आ रहा है और वो किस तरह से ईरान के साथ अमेरिका के संबंधों को प्रभावित करेगा। हाल के दिनों में दो घटनाएं ऐसी हुई कि सीरिया के राष्ट्रपति असद, जो जानलेवा शत्रु समझे जाते थे बाकी अरबों के, जिनको सहायता मिल रही थी रूस से, जिनको गद्दी में बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाई थी ईरान ने, और ईरानी सैनिक टुकड़ियाँ वहाँ लड़ रही थी उनके पक्ष में, पहले इस्लामिक कट्टरपंथियों ISIL के ख़िलाफ़, मगर बाद में जितने बागी उनके ख़िलाफ़ थे, जो अपने को जनतांत्रिक तत्व भी कहते हैं, जिनकी कुनबा परस्ती, तानाशाही का, भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। मगर ये पहली बार एक दशक में हुआ कि कोई अरब राष्ट्रपति सीरिया का उस देश में आया जो उसके बैरी समझे जाते हैं अमीरात के देशों में। इसके कुछ ही समय पहले अमीरात के देशों ने अब्राहम समझौता पर हस्ताक्षर किए थे और इजराइल के साथ अपने संबंधों का सामान्यीकरण किया था। इससे दो संकेत बिल्कुल स्पष्ट मिल रहे हैं कि सऊदी हों या अमीरात के लोग हों, वो आज अमेरिका के उन वादों पर भरोसा नहीं करते जो उनको सुरक्षा कवच प्रदान करते थे, खासकर अफगानिस्तान से उनके पलायन के बाद और यूक्रेन में उनकी असमर्थता के पर्दाफाश के बाद। यदि वो पुतिन का सामना करने में इतना ही हिचकिचाते हैं, नाटो पीछे केवल युद्धाभ्यास करता रहता है, तो क्या संकट की किसी घड़ी में जब अपने यूरोपीय भाइयों की मदद करने को अमेरिका समर्थ नहीं हुआ है, वो अरबों के सामने खड़ा होगा। और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं एक बुनियादी टकराव अब उनके हितों में और अमेरिका के हितों में है। अमेरिका शेल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, शेल तेल का उत्पादन करते हुए
इसको खारिज करना चाहता है जो तेल संपदा सऊदी अरब की है या खाड़ी देशों की है। और खाड़ी देशों या सऊदी अरब हो, वो अपने उस भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, सारे विकल्प खुले रख रहे हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका की उस सलाह को मानने से इनकार कर दिया था कि वो अपने तेल के उत्पादन को बढ़ाएं ताकि तेल के दामों में गिरावट आए। उन्होंने ओपेक की राय को ही मानना पसंद किया। और इन सबका देखिए एक और पक्ष है कि शिया सुन्नी विवाद का चर्चा हम अक्सर करते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि सारे इस्लामिक देश यदि एक होकर सुन्नी, शिया, तथाकथित आधुनिक तुर्की एक होते हैं तो इनका जो प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा वो अमेरिकी पिछलगुए का या रूस के पिछलगुए का या उपग्रह का नहीं होगा, बल्कि उनका जो अपना सोच है, जो उनका अपना सांस्कृतिक धार्मिक प्रभाव है, उसका प्रयोग वो कर सकेंगे। तो ये एक मुद्दा है। एक अंतिम मुद्दा जो इसके साथ जुड़ा है और वो ये है कि जब हम ईरान का चर्चा करते हैं तो हम ईरान के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, परमाणविक कार्यक्रम की बात करते हैं। हमारा ध्यान थोड़ा भटक जाता है ईरान की आंतरिक राजनीति से। आज दशकों हो गए हैं जब इस्लामी क्रांति वहाँ संपन्न हुई थी, तो हम ये मानकर चलें कि क्या दो दो पीढ़ियाँ वहाँ ऐसी हैं जो पूरी तरह से इस्लामी मानसिकता वाली है, कि वहाँ के युवा पीढ़ी में कोई उपभोक्ता सामग्री की मांग ही नहीं है, उनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई चाहत नहीं है। आज नए सामाजिक माध्यम से, पिछली बार जब चुनाव ईरान में हुए थे तो काफ़ी सक्रियता सामाजिक माध्यमों में, सोशल मीडिया में, ट्विटर में, फेसबुक में, यूट्यूब में देखने को मिली थी। और आज इन संसाधनों का प्रयोग एक तरह से दुष्प्रचार के लिए, किसी नेता के दानवीकरण के लिए किया जाता है। ये बात बहुत स्वाभाविक है कि यदि इस्लामिक मुल्लाओं का राज भी ईरान में है तो उनमें भी आपस में प्रतिस्पर्धाएं होंगी, उनमें भी कुछ नरमपंथी होंगे, कुछ मध्यमार्गी होंगे, कुछ कट्टरपंथी होंगे, कुछ की राय आधुनिकीकरण की ओर होगी। और जो ईरान की सभ्यता का संस्कार है वो इस्लाम के आविर्भाव से पहले का है। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ ध्यान ईरान की आंतरिक राजनीति पर भी देना चाहिए और उस व्यापक परिप्रेक्ष्य में जिसमें ईरान के साथ अमेरिका के संबंध संपादित होंगे। यदि इजराइल के साथ सऊदी अरब और अमीरात के देश संबंध सामान्य कर रहे हैं, इसकी पेशकश सीरिया के साथ कर रहे हैं, तो देर सवेर ईरान के साथ भी संबंधों के सामान्यीकरण, सहजीकरण का काम शुरू होगा। उस दिन के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। इस बार इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।